यानी लेकिन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने जो काम किया वो काम आपकी जमात भी कर सकती थी, जो आपने नहीं किया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल अपने लिए सीटें लेने गई थी, आपके लिए नहीं लेने गई। अब अगला मैं यहाँ ऐड कर लूँ, देन वी विल हैव टेक। अब आ जाइए आर्टिकल 187 पे। 187 अनडाउटेडली ऑथोराइज द सुप्रीम कोर्ट टू डू कंप्लीट जस्टिस इन द केस। केस क्या है? SIC कह रही है कि हमें जो है वो मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए। उस केस में कंप्लीट जस्टिस करना है, उस केस में कंप्लीट जस्टिस। लेकिन उनका मानना यह है कि जब इलेक्शन के मामलात हों तो फिर ये कंप्लीट जस्टिस से मुराद ये कि इलेक्शन के तमाम और माहौल के ऊपर कंप्लीट जस्टिस। उसी केस से कंप्लीट जस्टिस का एक एवेन्यू ये था कि मंदुखेल साहब, हिज लॉर्डशिप, व्हेन ही राइट्स द जजमेंट, ही से कि दोज 39 और 40 नंबर के बारे में मेरा कोई, कि ये जिन्होंने कहा था कि हम PTI हैं 39 दे आर एंटाइटल्ड टू बी कंसिडर्ड एज PTI MNAs। लेकिन जिन्होंने नहीं कहा था, जिन्होंने नहीं कहा था वो नहीं। अरे होल्ड ऑन टू पे, आप रिस्पॉन्ड करेंगे इसको। गो अहेड। देखें, पहली बात तो ये है कि जब उन 39 को आप PTI का मानते हैं तो पार्लिमानी पार्टी बन गई ना, फिर बाकी जो 41 बचे थे SIC ज्वाइन कर ली थी ना उन्होंने। सो मैं गुजारिश कर पार्लियामेंट के अंदर SIC ज्वाइन कर ली। आप एफिडेविट जी SIC में जो जिनका जजमेंट सारे किसने किया है? किसी ने इनकार। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि मुझसे हमारी सीटें नहीं बनती, ये भी लिखा जाए। सर्कमस्टांसेस जो थे, जब आप 39 को एक पार्लिमानी पार्टी के MNAs के तौर पर एक्सेप्ट और डिक्लेयर कर देते हैं तो बाकी 41 भी उसमें चले जाते। आपने कैसे चले जाते हैं? डिक्लेरेशन सुन लेना, डिक्लेरेशन कब दी? जब आपके पास, सुन लें, जब आपने इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया, दैट वाज रॉन्ग। नहीं, उससे पहले दी, उससे पहले नहीं दी, और आरओस के सामने दी अपने नॉमिनेशन पे। आप मेरी बात नहीं समझ रहे, मैं कहना क्या चाहता हूँ। मैं पहले बस 1 मिनट भी दे दें। जब 39 बन गए, नोटिफाई हो गए कि ये PTI है, PTI पार्लिमानी पार्टी बन गई। 41 जो बकौल इनके कि ये इंडिपेंडेंट थे, उनके पास ऑप्शन था ना कि पार्टी PTI ज्वाइन करने का। इन्होंने तो PTI का सिंगल कैंडिडेट एक्सेप्ट ही नहीं किया, एक्सेप्ट ही नहीं किया। पहले आप छोटी थी, अगर मैं उससे पहले नहीं, इतना उसके बाद मेरी गुजारिश, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में कब गए मुझे बताएं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जाने से पहले अगर आप ये तमाम मामला तय कर लेते तो शायद आप खुद तय करते ना। खुद क्या हम ECP कोर्ट में जाते ना, आप नहीं गए ना कोर्ट के अंदर। तो गए, कोर्ट ने कहा ECP दोबारा फैसला करे। ECP ने इलेक्शन से 4 दिन पहले ये फैसला किया, नो यू आर एन इंडिपेंडेंट। उसके खिलाफ क्योंकि आपने इंतखाबात ठीक नहीं कराए थे, मतलब पूरा सीक्वेंस बताया करें। यही बात है ना। इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, आप ये गलत कह रहे हैं कि इंतखाब कराएं या ना कराएं, पार्टी के तौर पर उनका जो स्टेटस है वो खत्म नहीं होगा। आपकी पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू लेके मैं आपके पास आता हूँ। बुनियादी बात ये है, हम सबको पता है कि ये इनके मेंबरान थे। प्रोसीजर को अगर हम एक साइड पे रख दें तो इनके मेंबरान थे, और एफिडेविट को भी आप भूल जाए, जिसमें मुझे पता आपने पढ़ना है। वोट इनकी पार्टी को पड़ा है, मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जिसने लिस्ट ही नहीं दी हुई है, और जो खवातीन की मानते ही नहीं है, उनका कोई लोकल स्टैंड आई बनता नहीं है। आप क्यों अड़ी कर रहे हैं? देखिए, विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट शहजाद साहब और शहीद साहब, और ख़ासतौर पे तलत हुसैन साहब, आपसे यू आर वेरी सीनियर एंड सीजन्ड एंकर पर्सन। मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ सिंपल, कि 2 माइनॉरिटी जजेस जिन्होंने माइनॉरिटी जजमेंट लिखी थी, उन्होंने खुद लिखा है कि सलमान अकरम राजा साहब ने खुद हमें हमारे सामने, मैं खुद खड़ा था उस वक्त, सर भी थे, बैठे हुए थे, उन्होंने खुद फरमाया था कि ये हमारी सीटें PTI की नहीं बनती। ये सलमान अकरम राजा साहब ने बयान दिया। मेजॉरिटी व्यू को आप एक्सेप्ट करेंगे या मेजॉरिटी व्यू को एक्सेप्ट देखें तो सही, आपका वकील क्या कह रहे हैं, कमल मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, वेरी कॉम्पिटेंट पर्सन Salman Akram Raja Sahab. I recall that Mr. Salman Akram Raja replied that he will not press that the seats be given to PTI, yes, but the court has the power to do so. ये कंप्लीट है। अच्छा, इसमें चूंकि माइनॉरिटी जजमेंट की बात नहीं है, ये स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है, तो हम उसको रिपीट कर, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट का माइनॉरिटी मेजॉरिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने कहा ये तो सलमान अकरम राजा साहब जो पिटीशनर था, जरा तो आपका पॉइंट क्या है? जी सर, मैं कह रहा हूँ कि ये जो आर्टिकल 62 है आइन का, जब मैं भी 4 दफ़ा नीचे मिनिस्ट्री में रहा हूँ, MP रहा हूँ, हमारी भी स्क्रूटनी उसी तरह होती है जिस तरह बाकी मेंबरान की होती है। वो आपने इलेक्शन से पहले आपने कागजात जमा कराने हैं, और 104 के तहत आपकी पहले स्क्रूटनी होनी है, फिर आपको सारा कुछ वहाँ पे, और आपने एक एफिडेविट देना है, और पार्टी एफिलिएशन का भी टिकट देना है। उसके बाद जब जनरल इलेक्शन हो जाएगा, फिर आपके पास बाद में 3 दिन आएंगे, लेकिन यू हैव टू सबमिट द एफिडेविट जो इन्होंने वहाँ पे सबमिट किए हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के। लेकिन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का जो तलत हुसैन साहब सरबराह है, उसकी अपनी जमात के टिकट पर भी वो इलेक्शन नहीं लड़ा। ठीक है, अभी
प्रॉब्लम ये है कि ये कह रहे हैं कि मतलब शादी हुई नहीं, तलाक पहले हो गई है। मुझे तो इस बात की समझ नहीं आ रही। मतलब मैं इस जजमेंट को देख के मेरे लिए दोबारा मैं कह रहा हूँ, ऑल द जजेस आर इक्वल। हमें पढ़ाया भी ये गया लिहाजा जजमेंट लेके जो आउट है उसको एनालाइज। हालांकि मैं ये कह रहा हूँ कि यार ये प्रोसीजर को आप साइड पे रखें ना, बुनियादी बात झटकी से कर रहे हैं। जो मुबीना साहबा के पास जाऊंगा, उनकी जमात का मानना ये है कि जमहूरियत के असास अवाम की आवाज़, यही है ना जी? तो ठीक है, तो अगर अवाम की आवाज़ है तो उनको मिली है तो फिर जाने दें। सर इनको नहीं, अभी इन्होंने 5-5 लोगों ने इमरान खान के और अपना निशान लगाए हुए तस्वीरें, कल को वो आ रहे हैं, बल्कि बहुत सारे उनमें से आ रहे हैं कि जी पीटीआई के हम कैंडिडेट थे। नहीं तो जीता कौन है? नहीं, जीतने की बात है, इसको भी जरा जवाब देना चाहिए। अवाम की आवाज़ आइन को नहीं बदलना चाहिए। देखिए अवाम की आवाज़, अब जरा मैं आपकी पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। बिल्कुल अवाम की आवाज़ जो होती है उसका एक अपना वेट है, लेकिन जो प्रोसीजर्स हैं, जो तरीक़ेकार हैं, वो भी ज़रूर फॉलो करने चाहिए। ये अवाम की आवाज़ अगर कल को जैसे चूँकि मेरा ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा से है, अगर मैं जैसे हम देख रहे हैं कि लोगों को ले आऊँ और मैं मतलब वहाँ पे वज़ीर आला साहब कह रहे हैं कि मुझे जी अफ़गानिस्तान से बातचीत करनी है, दो ही डजंट हैव द मैंडेट अथॉरिटी टू डू सो। तो अगर इसी तरह खुली छूट दे दीजिए तो फिर लॉ एंड ऑर्डर भी नहीं होगा, कोई तरीक़ेकार भी नहीं होगा। अवाम की आवाज़ को भी एक खास प्रोसीजर के तहत आर्टिकुलेट करवाना है। अवाम की आवाज़ को इलेक्शन में ट्रांसलेट किया जाता है ना तलत साहब, और इलेक्शन के थ्रू फिर उसका एक प्रोसीजर है जो फॉलो किया जाता है। नॉमिनेशन पेपर्स की डेट्स हैं, एक तरीक़ेकार है। आप ये नहीं कर सकते कि आपने कोई काम भी नहीं किया और अचानक आप आके कहें कि जी मैं चूँकि आवाम की आवाज़ हूँ, आई शुड बी अलाउड टू डू एज लेकिन इसी जजमेंट में जज साहबान ये भी फरमा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारियां सही नहीं सरअंजाम दी और जो उनको इंसाफ करना चाहिए था अपने ओहदे के वजन से वो नहीं किया। इन अदर वर्ड्स दे आर सेइंग कि इलेक्शन को ज्यादा फेयर वो करें कि इंसाफ करना चाहिए, अगर इलेक्शन फेयर नहीं था, नहीं देखिए फिर आप दोनों देखिए आपकी जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं वो एक दूसरे को जो है ना वो कंट्राडिक्ट करती हैं। एक जगह आप कह रहे हैं कि ये इसलिए सीटें मिली हैं, ये आवाम की आवाज़ है, दूसरी दफ़ा आप कह रहे हैं कि ये चूंकि इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन अच्छा नहीं कराया तो वो इस वजह से ये इस तरह से हुआ है। अगर इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन ठीक नहीं करवाया तो फिर ये आवाम की आवाज़ कहाँ से आई है? देखिए एक बात सिर्फ कर दूँ, जो स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, मुतनासिब नुमाइंदगी का कॉन्सेप्ट क्या है, प्रोपोर्शनेट शेयर, यानी जिसको जिस पार्टी को सीटें मिली हैं उस पार्टी के जो खवातीन और मिनॉरिटीज़ का जो शेयर है वो उसको मिलेगा। तो भाई पार्टी जिसको वोट मिला है यही तो बात है जो इलीगलिटी की है, यही इसी को रेक्टिफाई किया ना। आपने एक्सेप्ट किया कि हम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबर हैं। सुने, इलीगलिटी जो कमिट की है इलेक्शन कमीशन ने, वो ये कहा कि नहीं जी हम बतौर पार्टी आपको रिकॉग्नाइज ही नहीं करते। दैट वाज रॉन्ग। जब बतौर पार्टी रिकॉग्नाइज नहीं किया, उसके नतीजे में वोट लोगों ने फिर भी इमरान खान और पीटीआई को दिए और उसका जो प्रोपोर्शनेट शेयर बनता था वो उनको मिलना है। लेकिन आप पार्लिमान के अंदर है नहीं ना, आप पार्लिमान के अंदर है नहीं। मुझे बताएं, जब आप थे आप सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मेंबर बन गए साहब, यही बात है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब आपने इनको बतौर इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया, चले मैं फॉर द टाइम बीइंग 39 तक रहता हूं, दैट इज ए रॉन्ग डिसीजन। ये तो मेजॉरिटी व्यू है ना सब जजेस का सिवाय 2 के। जब 39 को आपने पीटीआई का डिक्लेयर ही नहीं किया, जब आपने पार्लिमानी पार्टी उसको बनने नहीं दिया, तो दैट रॉन्ग वाज करेक्टेड बाय द जजमेंट। उन्होंने कहा कि नहीं, जब आप पार्लिमानी पार्टी बन जाते हैं कि जिनकी रिजर्व सीटों के लिए भी आपने नाम दे रखे हैं और जिनका सारा प्रोसेस भी ठीक था, तो लिहाजा जब वो पार्लिमानी पार्टी होते तो 41। अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाले इतने फराख दिल ना होते ना जितने वो आजकल हैं, तो उन्होंने कहना था जी कि इसी जजमेंट के अंदर जहाँ पे आपने पार्लिमानी पार्टी बना दिया पीटीआई को, आपने हमें पार्टी तस्लीम करने से ही इनकार कर दिया। आई विल टेक अ ब्रेक, आई विल स्टार्ट विद यू। प्रोग्राम हमारा जारी है जी। अभी हमने पार्लिमान की बात नहीं की, वहाँ पर एक कानून बना हुआ है कि अगर आपने अहम मोड़ के ऊपर आके अपने डिक्लेरेशंस नहीं दिए तो आप आज़ाद मुतसव्वर होंगे, और एक मरतबा आपने पार्टी जो ज्वाइन कर ली, अगर आप उसको छोड़ेंगे तो बेसिकली डिफेक्शन क्लॉज आपके ऊपर लगती है। इसको पूरी बात करेंगे। अब नाज़रीन, मामला ये है कि 8 जज साहिबान की जजमेंट ये कहती है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक पार्लिमानी जमात है। पार्लिमान के अंदर से आवाज़ आती है स्पीकर साहब के ख़त के ज़रिए कि ये पार्लिमानी जमात नहीं है क्योंकि इन्होंने ख़ास प्रोसीजर फॉलो नहीं किया और हमने लॉ बना दिया है। जज साहिबान ये कहते हैं कि चूँकि पार्लिमानी जमात है, तमाम 81 मेंबरान के मेंबर हैं,
स्पीकर साहब ये फरमाते हैं कि वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबर हैं। जजमेंट ये कहती है कि चूँकि ये 81 मेंबरान हैं तो इनको मखसूस नशिस्तें इनको मिलनी चाहिए। स्पीकर साहब ये फरमाते हैं बैन सतूर कि चूँकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने लिस्ट सबमिट नहीं की तो जो मखसूस नशिस्तें हैं वो बुनियादी तौर पर दूसरी जमातों के अंदर जाएंगी। बीच में इलेक्शन कमीशन है जो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर इजलास करता है और फैसला नहीं हो रहा। तो ओवर टू यू नाज़िर साहब, टेल अस। सर, फर्स्ट थिंग, बिफोर आई आंसर यू व्हाट यू से, let me answer what Shoaib Shaheen Saab has said. Beautifully articulated. And I wish what he is saying, यही जजमेंट में लिखा होता। क्या क्या मतलब कि अगर 39 बंदे पीटीआई में थे तो पार्लियामान में पीटीआई का वजूद तो फिर आ गया, ठीक, तो फिर वो 41 जो इंडिपेंडेंट्स थे दे कुड हैव जॉइंड पीटीआई। दिस इज नॉट द रैशनल ऑफ दैट जजमेंट। ठीक, पहली बात, उस जजमेंट ने एक लीगल फिक्शन क्रिएट किया। अब Exactly. एक सवाल है कि फिक्शन इज सपोज टू बी इन नॉवेल्स, इट कैन नॉट बी इन जुडिशियल वर्डिंग। बिल्कुल। दूसरी बात, अब आ जाइए अब आपके सवाल। अब दिस इज येट अनदर इम्पॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस केस। बीच में एक तो ये 3 दिन आईन पाकिस्तान कहता है 3 दिन। आई विश इसमें एम्बिग्युइटी तो नहीं है ना, लिखा हुआ है उसके अंदर, अल्फाज है आईन पाकिस्तान के। आई विश कि जजमेंट ये कह देती 3 दिन में कर दो। जजमेंट रोट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन अगेन। लेकिन वो 3 दिन तो गुजर गए ना वो वाले। चले आपने फिक्शन, जब लीगल फिक्शन क्रिएट कर नंबर तो फिक्शन ही क्रिएट करे फिर 15 ही कर लो, मेरा मतलब है देखिए आप फिर आइन में इन्फोर्स कर देते ना। ये बताना जरूरी है ये 3 दिन जो है ये पेंडिंग नहीं है, ये गुजर चुके हैं। अगर आप एक सारा कुछ रिट्रोस्पेक्ट में लेके जा रहे हैं, एहतमाम कर ले, चले फिर 3 दिन ही रहने देना। ठीक, नंबर 1। नंबर 2, अब जो बात आप कह रहे हैं उसकी बड़ी सिग्निफिकेंस, बीच में एक अमेंडिंग एक्ट आ गया। अब एक बात पर हम, आई एम श्योर शोएब साहब विद हिज जीनियस ही विल एग्री विद मी, पार्लियामान का ये इख्तियार तो तस्लीम शुदा है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नलिफाई करने के लिए लेजिस्लेट कर सकती। बाज मोहम्मद काकड़ के केस में भी कहा और भी केसेस बार बार कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ जी हम तस्लीम करते हैं पार्लियामान का ये इख्तियार है, बिकॉज इट इज़ द सुप्रीम लॉ मेकर, लॉ गिवर ऑफ द कंट्री। The courts are supposed to interpret the laws. अब उन्होंने बीच में एक दीवार खड़ी कर दी। अब इलेक्शन कमीशन, जैसे आपने कहा, इट इज स्टैंडिंग बिटवीन द जजमेंट ऑफ द मेजॉरिटी 8 member बेंच एंड द लॉ क्रिएटेड बाय द। मुझे से समझ नहीं आती इंतजार किस चीज़ का कर रहे हैं, क्योंकि ना स्पीकर का लेटर चेंज होना ना जजमेंट चेंज होनी, नहीं वो रिव्यू का इंतजार कर रहे हैं जी। कि सस्पेंड हो जाए। मेरा मैं यही कहने लगा था, इसका फॉर मी एज ए वेरी हम्बल ऑफिसर ऑफ द कोर्ट सोल्यूशन एक ही है, या तो इस डिटेल जजमेंट में ही जिक्र आ जाता। डिटेल जजमेंट तो सितंबर में आया ना, लॉ अमेंड चलो हम तो आ गई ना, उस पर जिक्र कर देते। आप ये कह रहे हैं रिव्यू लगा के फैसला कर दो, वहां पे जाएगा। तो रिव्यू में अगर ये सस्टेन हो गई और फिर स्पीकर साहब के लेटर का क्या बनेगा, पार्लियामान के तकद्दुस का क्या बनेगा? आपकी पार्टी ने तो ये स्टैंस ले लिया है, पहले भी यही था कि पार्लियामान मुकद्दम है, आइन बनाने वाले हैं हम और आइन में तरमीम का हक भी हमारा। योर टेक। बिल्कुल जी, बिल्कुल क्लैरिटी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की कल की जो उन्होंने बार से खिताब किया है उसके अंदर भी वेरी कैटेगोरिकली हैज स्टेटेड दिस कि पार्लियामेंट इज़ द सुप्रीम इंस्टीट्यूशन ऑफ दिस कंट्री और जो भी इसकी हमें प्राइस देनी पड़ी हम वो देंगे, लेकिन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पार्लियामेंट्स पावर्स शुड प्रिवेल। लेकिन आपकी जमात ने भुगता हुआ है कोर्ट की मामलात की इताअत न करते हुए कोर्ट की तशरीह में। आपको पता होना चाहिए कोर्ट जो है, हमारे चेयरमैन साहब की कैटेगोरिक स्टेटमेंट भी ये थी कि हम हर चीज़ भुगतने के लिए तैयार हैं, लेकिन वी विल स्टैंड बाय व्हाट वी से। सो अब आपने तो अपनी पार्लियामेंट की जो तकद्दस है उसकी हिफाजत की कसम खा ली है, एक स्पीकर साहब ने भी कर लिया है, फिर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दिया, रोजाना बयान भी दे रहे हैं। तो अगर रिव्यू के अंदर ये अपहोल्ड होगी तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप तो इफेक्ट बर्ड्स तो सर से तले तो सर बाद में देखेंगे, राइट? दो ही होंगे ना जी? नहीं सर, जो भी है अब सारे अब जिसमें अमेंडमेंट की है उसमें भी यही लिखा है कि कोई अमेंडमेंट भी जो है वो किसी कोर्ट में कार्ड नहीं हो सकती, नंबर 1। और अगर आप मुझे सिर्फ 1 सेकंड की इजाज़त दे दें, फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट इट्स हियर बाय डिक्लेयर्ड दैट देयर इज नो लिमिटेशन
वट एवर ऑन द पावर ऑफ द मजलिस शूरा पार्लियामेंट टू अमेंड एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। खत्म होगी बात सही यहाँ पे। अभी बात एक सिर्फ आखिरी बात तो अभी मैं छोटी सी बात करना चाहता हूँ। ये 187 पता कब वो तो आप अमेंड कर ही नहीं सके। 187